नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सेशन में डे 56 है। जीएस 6 से क्वेश्चन को देखेंगे एंड ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो जीएस आपका थर्ड पेपर में जो एनवायरनमेंट का सेक्शंस है, ठीक है, वहाँ पर भी ये मेंशन है और वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप देखें तो जीएस थर्ड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सुरहा ताल है जो बलिया में है, वो 13वां वेटलैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि उसको पहचान मिली है, जो एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और ये भारत का 100वां है और उत्तर प्रदेश का 13वां वेटलैंड है, तो नो डाउट जो है इसका इंपॉर्टेंट जो है 2026 के एग्जामिनेशन में हो जाता है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनके संरक्षण के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जीएस थर्ड में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो क्या होगा, महत्व सेम रहेगा एंड चुनौतियां भी सेम रहेंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, केवल आपका एग्जाम्पल चेंज होगा और जो परिचय है उसमें आप कुछ चेंज करेंगे और कंक्लूजन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नो डाउट आर का जो सेशन है आप जीएस थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स इन उत्तर प्रदेश एंड एनालाइज द मेजर चैलेंजेस टू देयर कंजर्वेशन। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। और आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न शो हो रहा होगा, जिसको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, और आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक परिचय से जो है इसको शुरू करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एक रिपोर्ट्स है उसको मेंशन करके हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं। आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस के अनुसार उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि लगभग 12.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। जो प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.16% है। ये आपने ब्रीफ मैनर में इंट्रो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप एक और भी इंट्रो मेंशन कर सकते हैं यदि ये आपको डाटा रिकॉल ना हो, तो आप लिख सकते हैं कि करंट जो जो स्टेटस है, आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर आप देखें तो भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में बलिया के सुरहा ताल को शामिल किया गया, जिससे प्रदेश में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो 13 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है करंट सिनेरियो में भी एक परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक यूपी का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस संदर्भ में हम लोग जो वेटलैंड है, जो रामसर साइट्स हैं, उनको हम लोग मेंशन करेंगे। तो हम लोग एक यूपी का मैप ड्रॉ कर लेते हैं इस संदर्भ में। ये कुछ आपका यूपी का मैप हो गया और इसमें आप जो है मेंशन करें एक चीज़ें। सबसे पहले आप जो है संत कबीर नगर में बखिरा अभ्यारण्य को मेंशन करें, ठीक है। आप यहाँ नीचे लिख दो संत कबीर नगर, ठीक है। आपने फर्स्ट मेंशन किया रामसर साइट्स को। नेक्स्ट आप सुरहा ताल को मेंशन करें, जो कि 13वें रामसर साइट्स के रूप में अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। आप मेंशन करें सुरहा ताल। आप कोई ज़रूरी है कि आप जो है पूरे 13 जो रामसर साइट्स हैं उनको आप मेंशन करें। आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख रामसर स्थल, ठीक है। इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं। नीचे आप डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन कर लें, बलिया। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंस है, और नो डाउट जो है प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं क्या कि ये आर्द्रभूमि कहाँ पर अवस्थित है। आप मेंशन करें गोंडा के पार्वती अर्गा, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, गोंडा, राइट। नेक्स्ट वन आप मेंशन करें समसूर पक्षी अभ्यारण्य, सलसपुर,
ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें रायबरेली। नेक्स्ट आप मेंशन करें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आप देखें तो ये उन्नाव में अवस्थित है, तो आप मेंशन करें कि नवाबगंज। पक्षी उन्नाव। अदर वन आप मेंशन करें जो है, जो इटावा में दो वेटलैंड है जो रामसर साइट्स हैं, उनको मेंशन कर लें आप। तो फर्स्ट आप मेंशन करें पटना पक्षी अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस है, पूछ ली जाती हैं। सरसई नावर झील को आप मेंशन कर लें। ये आप देखें तो इटावा में है आपका दोनों वेटलैंड, और दोनों आप देखें तो रामसर साइट्स हैं। और नेक्स्ट आप मेंशन करें जो आगरा का सूर सरोवर है, सूर सरोवर आगरा। आप नेक्स्ट मेंशन करें शेखाचिल पक्षी अभ्यारण्य। ये आप देखें तो अलीगढ़ में है, आप मेंशन करें। आप मेंशन करें ऊपरी गंगा नदी। ये एरिया आप देखें, जो आप देखें तो हापुड़ और बुलंदशहर वाला जो एरिया है, ठीक है, आप मेंशन कर लें ऊपरी। मैं आपको जो है रामसर साइट्स में जो 13 जो प्लेसेस यूपी में रिकॉग्नाइज किए गए हैं उनको मैं मेंशन करा रहा हूँ, और आप अभी नीचे लिखेंगे कि रामसर साइट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो आप देखें तो ये ब्रज घाट से आप देखें तो नरौरा तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेंशन किया। एक आप मेंशन करें सैंडी जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको मेंशन कर लें आप। तो सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी के जो रामसर साइट्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, और आप सारे रामसर साइट्स को अगर मेंशन करने गए तो आई थिंक मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो एक क्वेश्चन के लिए जो समय मिलता है एवरेज टाइम जो आप देखें तो 7 से 8 मिनट, तो वो कहीं ना कहीं आप देखें तो आपका सारा जो समय है वो आप देखें तो मैप ड्रॉ करने में ही निकल जाएगा। तो आप जो है जो लिख सकते हैं कि आप जो है कुछ प्रमुख रामसर साइट्स जैसे कि 4-5 आप मेंशन कर लें, ठीक है। लास्ट वन आप मेंशन कर लें, जो कि आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर और बिजनौर वाला एरिया है, तो इसमें आप हैदरपुर जो है जो वेटलैंड है, प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आप मेंशन कर लें कि मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर। एक आप मेंशन करें समन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। आपका ये देखें तो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पूरा मेंशन नहीं करना है, और आप नीचे इस तरीके से शो कर लेंगे फिगर में कि आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेंशन किया। तो हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं और एक हेडिंग डालते हैं कि आर्द्रभूमि के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो एक हेडिंग हम लोग डालते हैं आर्द्रभूमि महत्व, ठीक है। ये हम लोगों ने एक हेडिंग डाला। अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखें तो दो जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वेटलैंड का, तो आप मेंशन करें पारिस्थितिक, ठीक है। पारिस्थितिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेटलैंड है। आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है, जैव विविधता के संरक्षण में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप मेंशन करें जैव विविधता का संरक्षण।
यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप देखेंगे तो वेरियस जो स्पीसीज हैं उनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियों पर आवास प्रदान करता है। ठीक है, हम जैसे लिख सकते हैं कि गंगा डॉल्फिन, एंड आप देखिए तो घड़ियाल, प्रवासी पक्षी आदि। आपने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है जो वेटलैंड है उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसी में आप मेंशन करें नेक्स्ट पॉइंट कि प्राकृतिक जो जल शोधक के रूप में ये आप देखें तो ये कार्य करता है, यानी कि नेचुरल ये वाटर फिल्टर के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक जल शोधक के रूप में कार्य। ठीक है, आप इसी पॉइंट में मेंशन करें भौम जल का पुनः भरण, यानी कि वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज करता है भौम जल पुनः भरण। ठीक है, ये आप देखें तो नेचुरल जो है स्पंज की बात ये कार्य करता है। प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करता है। ठीक है, हम लोगों ने इस पॉइंट में पारिस्थितिक पॉइंट में 3 सब पॉइंट मेंशन किए। अब हम लोग सेकंड जो पॉइंट है उसको मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसका इंपॉर्टेंस है उसको मेंशन किया जाए हम लोग। आर्थिकी, इसमें आप मेंशन करें कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है, मीन दैट कि ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें फिशरीज सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देखें तो ये लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है फिशरीज के माध्यम से, मत्स्य पालन से आजीविका। राइट, आप इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मेंशन करें इको टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप देखें तो सोशल और जो कल्चरल इसके इंपॉर्टेंस है उसको मेंशन किया जाए, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो महत्व है इसका, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, आप इसमें मेंशन करें कि आप देखें तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यता से संबंधित होता है। और ये देखें आप तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, सोसाइटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल होता है इसका। तो आप मेंशन करें कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से संबंध, पर्यटन के माध्यम से जो सोशल टॉलरेंस है, ठीक है, वो डेवलप होता है और वो आप देखें तो सोसाइटी में बढ़ता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हमने थर्ड पॉइंट मेंशन किया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट मेंशन करते हैं आपदा प्रबंधन में। देखें आप तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। आप मेंशन करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो देखें आप आपदा प्रबंधन,
आप देखें तो अर्बन फ्लड को मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखें तो शहरी बाढ़, शायद आपको याद होगा कि चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा फ्लड, और मुंबई में अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो एक्सेसिव जो अमाउंट में जो वर्षा होती है वो फ्लड के रूप में शहरों में दिखाई देती है, और नो डाउट ये कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। शहरी बाढ़ का प्रबंधन, ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट्स में जो वाटर्स होते हैं उनको ये आप देखें तो एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पंज की भांति कार्य करता है, में महत्वपूर्ण रोल भूमिका। ठीक है, आप इसको मेंशन करें कि प्राकृतिक स्पंज, ठीक है, अतिरिक्त वर्षा जल, ठीक है, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट में जो जो रेन वाटर होते हैं उनके लिए ये एक नेचुरल स्पंज की बात ही कार्य करता है। आप इसी में एक और पॉइंट मेंशन करें जो सूखे के विरुद्ध, ड्रॉप्ट के आप देखें तो अगेंस्ट एक बैरियर के रूप में ये कार्य करता है, यानी कि सूखे के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच, ठीक है। तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि जल भंडारण, ठीक है। आप इसी में एक सब पॉइंट मेंशन करें कि आग के प्रसार हेतु आप देखिए तो प्राकृतिक अवरोधक के रूप में, ठीक है, तो बैरियर के रूप में कार्य करता है, हेतु प्राकृतिक बैरियर, ठीक है, बाधा या अवरोधक, ठीक है। ये नेचुरल आप देखें तो बैरियर के रूप में कार्य करता है। आप देखें तो ये नेक्स्ट आप पॉइंट मेंशन करें कि फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जलवायु ठीक है, आप मेंशन करें कि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। ठीक है, कार्बन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ये सिंक की भांति कार्य करता है। शहरों में आप देखें तो जो हीट लैंड की समस्या है उसको ये कम करता है और शीतलन को बढ़ावा देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है शहरों में वेटलैंड्स को बचाएं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 5 पॉइंट जो है सिग्निफिकेंस में मेंशन किए जो वेटलैंड्स के हैं। एक हेडिंग हम लोग डालते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण की मुख्य चुनौतियां, ठीक है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के समक्ष होता है। हम लोग एक एक पॉइंट मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखें तो चैलेंजेस है पॉल्यूशन का, तो आप मेंशन करें प्रदूषण, आप पॉल्यूशन में मेंशन कर लें सब पॉइंट में। आप देखें तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो इसके लिए आप देखें तो हार्मफुल हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं रासायनिक उर्वरक। उससे देखें आप तो सुपोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आप देखेंगे तो सुपोषण के प्रभाव में बीओडी बढ़ता है उसका, यानी कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ता है। और ऑक्सीजन क्या होता है उससे जो पर्टिकुलर जो आप देखें तो वेटलैंड्स है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है कि कम हो जाता है और जो जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए वो उपयुक्त नहीं रह जाता, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक चैलेंज है। और नेक्स्ट मेंशन करें प्लास्टिक अपशिष्ट, ठीक है। प्लास्टिक आप देखें तो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही मेंशन नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए मेंशन किया हूँ। औद्योगिक कचरा, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसमें आप देखेंगे तो जो पारा है, ठीक है, आप देखें तो जो कैडमियम है, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है कहीं ना कहीं आप देखें तो वेटलैंड को प्रभावित करते हैं। और जो भारी धातु हैं
ठीक है। आप इसी में एक और पॉइंट मेंशन करें जो शहरों से सीवेज है। हालांकि आप देखिए तो सरकार जो है अब सीवेज ट्रीटमेंट को बढ़ावा दे रही है। आप नेक्स्ट मेंशन करें कि जो जो अतिक्रमण है, जो इंक्रोचमेंट है, वो भी एक चिंता का विषय है। अतिक्रमण, तो अतिक्रमण कहेंगे आपकी किस तरीके से चिंता का विषय है, तो देखें आप, तो ये आप इसमें मेंशन करें आप कि कृषि हेतु उपयोग में बढ़ रहा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लोग जो है इंक्रोच कर रहे हैं वेटलैंड को, जैसे कि आप देखिए तो धान की खेती के लिए। आप नेक्स्ट मेंशन करें शहरी क्षेत्रों का विस्तार। ठीक है, आप उदाहरण के रूप में मेंशन कर सकते हैं कि जो नोएडा क्षेत्र है, लगभग आप देखें 10% जो है आर्द्र भूमियाँ हैं, अतिक्रमण का शिकार है। आप मेंशन करें कि जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है उसमें विस्तार देखने को मिल रहा है, इससे भी प्रभावित होते हैं गतिविधियों का विस्तार। अब थर्ड पॉइंट में मेंशन करें कि जो आक्रामक प्रजाति हैं, जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं, वो भी एक कंसर्न का सब्जेक्ट हैं, और मेंशन करें आप आक्रामक प्रजाति। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप देखिए तो जीएस थर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शंस है उसमें। ठीक है, तो इसमें आक्रामक प्रजाति में आप लिखिए जैसे जलकुंभी। ठीक है, आप देखें तो अफ्रीकी कैटफिश, एंड आप देखें तो अमरबेल। आदि क्या करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का ह्रास करते हैं। ठीक है, नष्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में कई जो वेटलैंड्स हैं वो सूख चुके हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट है, और इसमें आप देखें तो वैश्विक तापन से, आप देखते शुष्कता की स्थिति को बढ़ावा मिला है, जिससे आप देखें तो एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं जो बहराइच, जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि, तालाब बघेल। ठीक है, आप देखिए तो ये सिकुड़ चुकी है का सिकुड़ना, यानी कि इसका क्षेत्र पहले ज़्यादा था, अब ये कुछ क्षेत्र में सिकुड़ चुका है। ठीक है, तो एक आपने एग्जांपल मेंशन कर लिया, और एक कंसर्न है आप देखें तो इससे जो प्रजातियां हैं, ठीक है, खास करके आप माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रजातियों का विस्थापन। ठीक है, जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं जो हैदरपुर वेटलैंड है। ठीक है, उसमें आप देखें तो जो बार हेडेड गूंज है, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड्स है, बार हेडेड गूंज, एंड देखें आप तो ग्रे लेग गूंज। ठीक है, जैसे जो प्रवासी जल पक्षी हैं के ठहराव एवं प्रजनन पैटर्न में आप देखें तो ये प्रभावित हुआ है। ठीक है, आप नेक्स्ट लास्ट वन मेंशन कर लें। एक पॉइंट आप मेंशन करें कि प्रबंधन और निगरानी की जो समस्या है।
इस संबंध में देखें आप तो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जो एजेंसीज़ हैं जो इनके प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रही हैं, और कहीं न कहीं आप देखें तो सुपरविज़न का भी समस्या है। और यदि निरीक्षण किया जाता तो यदि अच्छे से निरीक्षण किया जाए तो नो डाउट जो है इस इनके इंक्रोचमेंट जो किए जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है, ठीक है। और ये जो पॉल्यूशन की जो समस्या फेस कर रही हैं उनको रोका जा सकता है। तो ठीक है, ये सब सारी कंसर्न है। आप देखिए तो आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि जागरूकता का अभाव है इस संबंध में, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल्स, ठीक है, जागरूकता का अभाव लोगों में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों आयाम को कवर किया। अब हम लोग एक सरकार के प्रयास को मेंशन करते हैं कि आखिर सरकार ने इस संबंध में क्या क्या प्रयास किए हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, सरकार के प्रयास। सरकार देखिए बहुत सारे प्रयास इस संदर्भ में की है, और एक ही पॉइंट आप मेंशन कर लें कि देखिए तो आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 इंट्रोड्यूस किया सरकार ने। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए तो सरकार ने जो है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट आप मेंशन करें वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, इंडिया पोर्टल। इसमें आप देखें तो इस संबंध में देखें तो संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्य किए जाते हैं, यानी कि कायाकल्प और प्रबंधन, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करिए, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जो वेटलैंड्स है उनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड प्रोग्राम के अंतर्गत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है संरक्षण को। तो आप मेंशन करिए एक जिला एक आर्द्र भूमि, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड। आप देखें तो प्रत्येक जिले में एक आर्द्र भूमि को इको टूरिज्म एवं संरक्षण मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है। आप देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड का। चलिए हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग मेंशन कर सकते हैं निष्कर्ष में कि अतः उपर्युक्त संदर्भ में प्रदेश सरकार, ठीक है, को प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण एंड इको टूरिज्म के साथ ही जन जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए सरकार को, ठीक है, का प्रसार करना चाहिए, ताकि सतत विकास लक्ष्य जो 13 है एंड 15, ठीक है, को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कंक्लूजन मेंशन किया। आज के सेशन के बारे में आपका क्या कहना है, और
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग GS 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।